पहले लोग कहते थे कि पृथ्वी चपटा है तो लोग नहीं चलते थे, मतलब कि समुद्र की यात्रा नहीं करते थे, जबकि अब लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो पुनर्जागरण का था तो लोग सोचते थे कि अब लोग बाबा नहीं बनेंगे बल्कि अब लोग क्या बनेंगे, उद्यमी। अब पुराने समय में क्या होता था, तो चर्च में जो फादर लोग थे वो क्या बनते थे, बाबा ही बनेंगे। तो अब लोगों के अंदर उद्यमशीलता यानी उद्यमी बनने की प्रेरणा जगेगा। अब वहाँ पर यूरोप में बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह लाने की सोच रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए व्यापार तो जरूरी था। अब व्यापार करने के लिए आपको समुद्र की यात्रा करना पड़ेगा, और समुद्र की यात्रा करने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी था। उस दिशा का ज्ञान कैसे चलेगा पता, कुतुबनुमा एक यंत्र था, उस यंत्र के माध्यम से क्या होगा, अब लोग समुद्र की यात्रा आराम से कर पाएंगे। फिर देखिए आगे चल के क्या होता है, स्पेन और पुर्तगाल, चूंकि ये दोनों भाई देखो स्पेन और पुर्तगाल दोनों ही समुद्र की यात्रा करने में अव्वल था। स्पेन वाले भारत की खोज के चक्कर में गलती से कहां पहुंच गए वो, तो देखिए स्पेन और पुर्तगाल आपस में ये समझौता किया। देखिए स्पेन ढूंढने तो निकला था, मतलब भारत को ढूंढना निकला था, लेकिन वो भारत को ढूंढने के चक्कर में वो कहाँ चला गया, वो भाई साहब अमेरिका निकल गया। अच्छा पुर्तगाली तो जो वास्को डिगामा था वो तो सही ठिकाने पे भारत आया, लेकिन जब दोनों अपने अपने जगह पहुंच गया तो ये दोनों आपस में ये डिसाइड किया कि हम लोग व्यापार करेंगे। जैसे ये भारत पहुंचा, पुर्तगाली भारत पहुंचे तो भारत में व्यापार करने लगा, स्पेन वाले लोग अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका में व्यापार होने लगा। ये लोग आपस में ये संधि किया कि हम लोग एक दूसरे के मामले में एक दूसरे के व्यापार में कभी भी बाधा नहीं पहुंचाएंगे, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम अपना व्यापार करो अमेरिका में और पुर्तगाली अपना भारत में व्यापार करेगा। आप इसी वजह से देखिएगा कि आगे चल के कभी भी स्पेन के लोग पुर्तगाल नहीं आते हैं, सॉरी भारत नहीं आते हैं, और पुर्तगाली लोग कभी भी अमेरिका नहीं जाते हैं। ये दखलंदाजी नहीं करना चाहते हैं। और इस समय क्या जरूरत था, अब आखिर व्यापार करना चाहोगे तो जहाजरानी का विकास करना पड़ेगा ना। जहाजरानी मतलब क्या, बड़े बड़े जहाज शिपमेंट वगैरह बनेंगे। और देखिए फिर ये बार्थोलोमेव क्या करता है, 1487 में भारत की खोज के लिए वो आगे बढ़ता है। आपको स्क्रॉल करके फिर आपको और चीज़ों बताते हैं। ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं पहले, आपको कुछ भी इसमें नया नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको तेजी से रिवीजन करा रहे हैं पिछले वीडियो का। अब देखिए ये जो बार्थोलोमेव था वो पुर्तगाली व्यापारी था। वो निकला कब, 1487 में भारत की खोज के लिए बढ़ा, लेकिन क्या वो सफल हो पाएगा, नहीं। ये जैसे ही बढ़ा, आप देखिए यहाँ से वो निकला, यहाँ से निकलने के बाद अफ्रीका का ये जो उत्तर माशा अंतरीप कहते हैं या इसी को तूफानी अंतरीप भी कहते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर ये लौट आया क्योंकि वो आगे जा नहीं पाया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध था, गर्म पानी ठंडा पानी का धुंध था, एक तूफानी मौसम आप कह सकते हैं। इस वजह से वो आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं कर पाया, फिर वो वापस लौट आया। जब ये फ्लॉप कर जाएगा तो आगे चल के फिर क्या होगा, इसको स्क्रॉल करते फिर आगे चल के बताते हैं। आगे चल के जब वो फ्लॉप हो गया, बार्थोलोमेव जब फ्लॉप हो गया तो फिर स्पेन का जो 1494 में कोलंबस, फिर वो ट्राई करेगा। और कोलंबस क्या करेगा, निकलना था भारत, पहुंच गया कहाँ, अमेरिका। यानी कि वो अमेरिका की खोज की, उसके बाद वहाँ के लोगों के मूल निवासियों को क्या बोला, बोला आप कौन हो, रेड इंडियन हो। क्या बोला कि वो रेड इंडियन है। मतलब ये रीज़न ये था गलत फहमी, क्योंकि उसको समझ रहा था कि यहाँ के लोग एक्चुअली इंडियन है और सिर्फ इनका चेहरे का स्किन का जो कलर है वो लाल है, इसलिए इनको क्या बोला, रेड इंडियन बोला। हालांकि बाद में इनका स्पेन के, हालांकि बाद में लोगों को समझ में आया, मतलब कि स्पेन के लोगों को समझ में आया कि दरअसल ये इंडिया नहीं बल्कि क्या है, अमेरिका है। फिर देखिए क्या किया इनका, स्पेन के लोगों ने काफ़ी अत्याचार किया। किन्होंने, स्पेन के लोगों ने रेड इंडियन का, यहाँ जो अमेरिका के मूल निवासी था उन पर बहुत ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती कर करके, मतलब कि जो स्पेन के लोग थे, वहाँ के जो व्यापारी लोग आए थे, कोलंबस का जो पूरा टीम था, वहाँ के मूल लोगों पर बहुत अत्याचार किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगला पॉइंट देखते क्या है कि पुर्तगाली लोग फिर 1498 में प्रिंस हेनरी के, जो प्रिंस हेनरी कौन था, जिसको द नेविगेटर कहते हैं। ये नेविगेटर मतलब क्या होता है, नेविगेटर का मतलब होता है कि जो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचा दे। नेविगेटर मतलब पानी में जो आपको एड्रेस बता दे उसको क्या बोलते हैं, नेविगेटर बोलते हैं। और ये नेविगेटर किसको हेल्प करेगा, वास्को डिगामा को। तो वास्को डिगामा को टिप्स देता है कि भाई देखो, अगर आपको समुद्र की यात्रा करना है तो समुद्र की यात्रा करने में क्या क्या चुनौती आता है, खाने पीने का सामान कैसे आपको सेफ रखना है, अगर कभी आंधी तूफान आ जाए तो उससे कैसे बचना है। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि आपको जहाज वगैरह काफ़ी बड़ा बड़ा बना देते हैं, वाटरप्रूफ कुछ कपड़ा वगैरह दे देते हैं, खाने पीने का जो भी सामान है वो हर चीज़। बेचारा ये जो प्रिंस हेनरी था वो वहाँ का राजा था, कहाँ का, ये था वास्को, ये आपका पुर्तगाल का राजा था। ये प्रिंस हेनरी वास्को डिगामा को बहुत मदद करता है
और इसी वजह से ये वास्को डी गामा क्या होगा, आगे चल के भारत का खोज कर पाता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद फिर इसको स्क्रॉल करते हैं। फिर देखिए क्या होता है, अब जब ये वास्को डी गामा आगे जब बढ़ेगा तो उसको एक गुजराती व्यापारी मिलता है, वो कल आपको बताए थे, उसका नाम क्या था, अब्दुल मनीद, और उसी की सहायता से वास्को डी गामा कहाँ पहुंचता है, कालीकट पहुंचता है। अब जैसे ये देखिए कि यूरोप से भारत के रास्ते का नाम, मतलब कि जब ये यूरोप से भारत जा रहा था तो वहाँ पर जो अफ्रीका की बात हम बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर यूरोप है और ये जब ऐसे करके निकला था तो इस जगह से इस एरिया की बात बोल रहे हैं, इसको कहते हैं द केप ऑफ गुड होप। ये कहाँ पर है, अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका का पड़ता है। यहीं से इसी जगह से अब्दुल मनीद मिला था और उसके बाद फिर ये आगे कहाँ पहुँच गया, भारत पहुँचता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन था। अब देखिए हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय भारत में तो कई सारे बंदरगाह भी थे जो वहाँ पे व्यापार होता था। अब देखा जाएगा तो कौन कौन सा बंदरगाह था, कालीकट जो कहाँ था, केरल में था, फिर कोचीन ये भी केरल में था, सूरत था आपका, उसके बाद भड़ौच और कैम्बे। ये ध्यान रखिएगा कि जिस दौर में यूरोपीय व्यापारी भारत आ रहे थे उस समय भारत में ये सारे बंदरगाह क्या थे, बहुत ही फेमस थे। कौन कौन सा, कालीकट, कोचीन, सूरत, कैम्बे और भड़ौच। ये सारे जगह पर पहले व्यापार होता था। ये देखिए आपका मालाबार तट बोलते हैं इसको, है नहीं, हालांकि ये केरल का मालाबार, ये मालाबार तट एक्चुअली इधर नहीं होगा, इसको हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, सॉरी। मालाबार तट तो ये ठीक है, ये वाला जो तट आप देख रहे हैं यहाँ वाला, ये वाला एरिया, ये तो आपका मालाबार तट है इधर का, ठीक है। और इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, इधर वाले एरिया को। तो इसमें कोरोमंडल तट में आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दोनों पड़ता है। तो यहाँ से आपका हो गया आंध्र प्रदेश का एरिया और इधर का जो एरिया है इसको बोलते हैं तमिलनाडु। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसी तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, और ये आपका हो गया मालाबार तट, ये वाला जो एरिया है मालाबार तट, है ना। तो इसमें आपका ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं यहाँ से व्यापार जबरदस्त चल रहा था। अच्छा, एक चीज़ समझने वाली बात है कि भारत के जो व्यापारी थे किस किस चीज़ों का निर्यात करते थे, मतलब कि जो यूरोपीय व्यापारी आते थे वो क्या क्या यहाँ से लेके जाते थे, तो मसाले, मतलब मसाला तो उनका मेन चीज़ था क्योंकि मांस खाना था उसको टेस्टी वाला, तो मसाला लेके जाता था, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख, लाख मतलब एक चूड़ी, जो चूड़ी वगैरह जो देखते हैं सफ़ेद वाला मोटा वाला वो लाख से बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा भी ले जाएगा, नील भी लेके जाएगा, और साथ ही साथ मसाले, जड़ी बूटियाँ, ये सारा चीज़, जड़ी बूटी जो चीज़ भारत में होता था वो हर एक चीज़ों को यहाँ से क्या करेगा, ढो के ले जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, आगे बढ़ाइए इसको थोड़ा स्क्रीन को। अब ये देखिए 1500 ईस्वी में लगभग में क्या होता कि भारत के समूचे व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख समुदाय कौन था, वो आपको बताए थे कौन था, उस कोरोमंडल तट पर चेट्टियार समुदाय, एकदम इंपॉर्टेंट है। इस चेट्टियार समुदाय ये एक्चुअली बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र से लेकर के कोरोमंडल से लेकर के मलक्का तक के एरिया को कवर करता था। समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा एरिया को ये कैप्चर करता था, मतलब पूरा का पूरा व्यापार पर इन्हीं का नियंत्रण था। क्योंकि देखिए अब कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र कोरोमंडल से लेकर के खास करके जो मलक्का का एरिया था वहाँ पर पहले अंग्रेजों के समय अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बनकर, मतलब आगे चल के यही जो मलक्का का जो एरिया है वो मलक्का आगे चल के अंग्रेजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो तो आगे का मामला है। इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण किसका था, इस चेट्टियार समुदाय का व्यापार पर पूरा नियंत्रण था। लेकिन देखिएगा जब आगे चल के जब ये जो यूरोपीय व्यापारी लोग आएंगे तो देखिएगा ये लोग क्या करेगा, नियंत्रण खत्म कर देगा। अब देखिए इस व्यापार में उनके साथ एक अन्य दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय था, मतलब इस चेट्टियार समुदाय के साथ साथ इनके साथ एक समुदाय था, उसको बोलते हैं, ये जो चेट्टियार समुदाय था इस चेट्टियार समुदाय के साथ कौन कौन था, चूलिया मुसलमान। ये दोनों मिलकर दरअसल व्यापार करते थे, अकेले नहीं करते थे, ठीक है। तो आगे स्क्रॉल करके बाद देखते हैं। अब जैसा देखते हैं कि भारत में यूरोपियों के आने के क्रम में तो पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, ठीक है। अब सवाल ये है कि पुर्तगालियों के आने की मंशा क्या थी, क्यों आना चाहते थे पुर्तगाली। उनका आने का सबसे पहला रीज़न क्या था, व्यापार करना। किस चीज़ का, वो सारा लिस्ट आपको बताए थे, वही सारा चीज़ ले जाएंगे, यहाँ से नील ले जाएंगे, यहाँ से मसाले ले जाएंगे, हर एक चीज़ों को ले जाएगा और अपने क्षेत्रों में जा करके उसको बेचेगा, और बेचने से जो भी लाभ होगा वो रखेगा अपने पास। दूसरा, इसको कहते हैं छुपा हुआ एजेंडा। मेन तो ठीक है व्यापार करना था,
लेकिन मेन बात ये हुआ, ये छुपा हुआ एजेंडा साथ में ये भी लाया कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना, ईसाई मत का। वो चाहते थे कि भारत के लोग ईसाई धर्म को अपना लें और उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती भी ना करना पड़े। तो देखिएगा कि जब ये पुर्तगाली आते हैं तो भारत में बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन का दौर शुरू होता है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि भारत में उस समय ये धर्म परिवर्तन क्यों इतना इंपॉर्टेंट था पुर्तगालियों के, ये समझना होगा आपको थोड़ा सा कि इसका रीज़न ये था कि क्योंकि यहाँ पर भारत के व्यापार पर किसका नियंत्रण था? अरब वासियों का। किसका नियंत्रण था? अरब वासियों का। और हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय भारत में इस्लामिक सारे जो भी मुस्लिम जो राजा थे उनका शासन चल रहा था। देखिएगा वो जो दिल्ली सल्तनत वगैरह जितने भी मुस्लिम शासक था उनका दौर चल रहा था। तो एक बात ये क्या समझ में आ रहा है कि भारत पर उस समय नियंत्रण किसका था? अरब का। अगर भारत में अरब का नियंत्रण ना हो करके अगर ईसाइयों का नियंत्रण हो जाएगा तो व्यापार पर अधिकार किसका हो जाएगा? पुर्तगालियों का होगा। तो ये रीजन था। अब इसको स्क्रॉल करके आगे बताते हैं फिर क्या हुआ। अब ये प्रक्रिया कैसे अपनाया जाएगा, आखिर किस तरीके से पुर्तगाली लोग भारत पर व्यापार करेगा? तो कहता है कि आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों कि जो नाव होता है नौपोतों को पूरी तरह नष्ट किया। सबसे पहले क्या किया? जितना भी अरब का जहाज था सबको बर्बाद किया। क्योंकि पुर्तगाली ना देखा जाएगा तो मतलब बेहद मतलब बदमाश किस्म का था, मतलब वो किसी को देखना नहीं चाहता था। जैसे भारत आया सबसे पहले अरब का जितना भी जहाज वगैरह था उसको नौपोत मतलब जो जहाँ पे जो अरब का जो जहाँ पर जहाज ठहरता था, बंदरगाह कह सकते हैं, उसको वो क्या किया? पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मतलब इतना ही नहीं किया, वो अरब के जहाज़ों को लूटा, उसको मतलब फिर उस पर आक्रमण किया, बंदरगाहों को लूटा तथा अन्य दमनात्मक कार्रवाई मतलब पूरी तरह से अरब के लोगों पर क्या किया? बर्बाद कर दिया। और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया? ये पुर्तगाली शासक जो था उसका नाम क्या था? मैनुअल प्रथम। उसने क्या किया? आपको स्क्रॉल करके दिखाते हैं। सर इसको स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा, बस हाँ। अब ये जो मैनुअल प्रथम था वो 1501 में क्या करता है? ये अरब, फारस एवं भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार का मालिक घोषित कर दिया। किसको? अब ये मैनुअल प्रथम को करेगा। पुर्तगाली शासक कौन था? मैनुअल प्रथम। तो मैनुअल प्रथम जो है 1501 में क्या बोलेगा? बोलेगा अब भारत में अरब, फारस एवं भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार का मालिक कौन हो जाएगा? अब पूरी तरह से पुर्तगालियों के कैप्चर में हो जाएगा। ठीक। अब ये देखिए पुर्तगाली आगे चल के क्या करेगा। ये देखिए नोट्स हम खुद से अपने बनाए हैं, आप लोग को अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको हम लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। थोड़ा कलर वलर आप लोग भी कर सकते हैं। अब भाई साहब वास्को डी गामा, देखिए पुर्तगाली लोग धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ा। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के कप्पक डाबू, क्या नाम है? कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अपनी जहाज बेड़ा उतारा। देखिए कालीकट तो सब लोग पढ़ता है कि चलो ये केरल का ये कौन सा क्षेत्र है, तो कालीकट सब रट लिया। लेकिन कालीकट में भी कौन सा बंदरगाह था? ये एग्जाम एक बार पूछा गया था, इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ा रहे हैं कि कप्पक डाबू, ये जो एरिया था जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था? कप्पक डाबू बंदरगाह पर अपनी जहाजी बेड़ा उतारा। फिर क्या हुआ? जहां के हिंदू शासक, इस जगह पर शासक कौन था? जमोरिन ने सद्भावनापूर्ण ढंग से उनका क्या किया? स्वागत किया। तो जमोरिन किसका स्वागत कर रहा है? तो जमोरिन स्वागत कर रहा है आपका जो वास्को डी गामा आया उसका। लेकिन कालीकट के बसे हुए अरब व्यापारी ने उसके प्रति वैमनस्य का भाव, वैमनस्य का मतलब क्या होता है? वैमनस्य का मतलब होता दुश्मनी। मतलब ठीक है जमोरिन ने तो स्वागत किया, लेकिन ये बात जो अरब व्यापारी था उसको पसंद आएगा? बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि मतलब देखिए पुर्तगालियों के आने की वजह से किसका नुकसान होता व्यापार में? सीधी सी बात है, नुकसान किसका होता? अरब का होता। तो अरब व्यापारी को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आया, तो वैमनस्य का भाव रखेगा। और आगे चल के क्या देख रहे हैं कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक, उस समय पुर्तगाल के शासक कौन था? डॉन हेनरिक, या इसी को क्या बोलते थे? प्रिंस हेनरिक। देखिए ये जो वास्को डी गामा फिर दोबारा फिर आता है। देखिएगा एक बार तो 1498 में लौटता है, फिर ये दोबारा भेजेगा। तो पुर्तगाल के उसमें शासक था डॉन हेनरिक या प्रिंस हेनरिक जो बोलता है, वो उसका प्रतिनिधि बनकर भारत आया था। तो दरअसल वास्को डी गामा किसका प्रतिनिधि था? ये पूछा गया एक बार। तो वास्को डी गामा डॉन हेनरिक या प्रिंस हेनरिक का कौन था? प्रतिनिधि था कि भाई ठीक है तुमको भेजें व्यापार करने के लिए, तुम चुपचाप वहां से निकलो। तो वास्को डी गामा आता है, तो भारत से लौटने के बाद वह उस मसाले से 60 गुना अधिक कमाता है। सोचिए 60 गुना प्रॉफिट, यहां तक कि आने जाने का टोटल खर्च भी उसमें शामिल है। मतलब 1 रुपया में अगर सामान खरीदता है तो उसको 60 रुपये में बेचता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा इसको स्क्रीन कीजिए। अब देखिए जब 60 गुना कमाएगा तो
इससे क्या होगा, अन्य पुर्तगाली भी प्रोत्साहित होगा। ये देखिए स्माइली के फोटो है कि मतलब जब देखा कि वास्को डी गामा सफल हो गया तो इसके वजह से और भी जो पुर्तगाली थे उनके मन में भी हुआ कि जब ये वास्को डी गामा इतना प्रॉफिट कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते। फिर वो भी दिमाग लगाएगा, धीरे धीरे करके और भी कई सारे पुर्तगाली आते जाएंगे। अब देखिए फिर सन 1500 में क्या घटना घटा। सन 1500 में द्वितीय पुर्तगाली अभियान हुआ। उसमें क्या हुआ, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये जो है 13 जहाजों के बेड़े के नायक बनकर भारत आया था। तो देखिए वास्को डी गामा के बाद कौन आता है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा आया, जब देखा कि वास्को डी गामा अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है तो फिर कौन आएगा, ये पेड्रो आएगा। पूरा नाम अगर याद नहीं रहता है तो सिर्फ क्या याद रखना है, पेड्रो। पेड्रो क्या याद रखना है, पेड्रो। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आता है और ये 13 जहाजों के एक बेड़े से, मतलब एक जहाज नहीं, मतलब कि लगभग 13 जहाजों का बेड़ा के साथ वह जत्था लेकर के आएगा भारत में व्यापार करने के लिए। अब देखिए क्या होता है, ये मूड बनाकर आया था कि इस बार अरबों को हराना है समझिए, क्योंकि पहले देखिए अरबों के साथ तो लड़ाई शुरू हो चुका था, अरब के व्यापारी तो बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं कर पा रहे थे। अब इनका मूड था कि भाई देख पिछले बार तो तू बच गया था, इस बार तेरा हिसाब बराबर करेंगे। हिसाब कैसे बराबर करेगा, अब ये आएगा और उनके साथ भीषण युद्ध करेगा और इसके बाद क्या होगा, अरब व्यापारी पूरी तरह से क्या होगा, हरा देगा। अब देखिए अरबों को हराना मतलब आप समझ रहे हैं, अरब को हराने का मतलब है कि अब धीरे धीरे आपके व्यापार पर क्या हो गया, कंट्रोल, और इस बात से अरब लोग क्या हो जाएंगे, अरब के लोग नाराज हो जाएंगे और जो पुर्तगाली है वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं आगे, और स्क्रॉल करने के बाद फिर आपको इसके आगे बताते हैं। फिर देखिए क्या हो, भीषण युद्ध हुआ, और इस भीषण युद्ध में क्या हुआ, अब देखिए पेड्रो, वही पेड्रो जो अभी जो बनकर आया था अरब की तरफ से, पुर्तगालियों की तरफ से, अब ये किससे देखिए अब लड़ेगा, देखिए अरबों के साथ लड़ाई तो करेगा लेकिन यहाँ के लोगों को भी अपने पक्ष में करता है। तो देखिए कोचीन यानी जो केरल का क्षेत्र और केन्नौर के साथक से मित्रता किया, मतलब यहाँ के लोगों से हेल्प लेगा, किसको हराने के लिए, अरब के लोगों को हराने के लिए हेल्प। ये थोड़ा सा फिगर मेरा उतना अच्छा नहीं बन पाया, ये दरअसल हैंडशेक है कि एक दूसरे को मिलाता है। जैसे पुराने ज़माने में देखते हो जब नोकिया का फ़ोन जब स्टार्ट करते थे तो कैसे मतलब हैंडशेक वाला मतलब वो जो थीम था। अब ये पेड्रो क्या करेगा, पेड्रो को समझ में आ गया था कि अगर हमें पुर्तगाली को हराना है तो एक अच्छा नीति अपनाना पड़ेगा, एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये पुर्तगाली नीति अपनाया। क्या पुर्तगाली नीति है भाई, कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी मतभेद का फायदा उठाएगा। ये मज़ेदार बात है, ये आज की बात नहीं है, जब अंग्रेज भी आगे चल के आएंगे ना तो देखिएगा कि निज़ाम मराठा आपस में दोनों को लड़ाते हैं और इस चीज़ का फायदा कौन उठाता है, अंग्रेज। और इससे पहले पुर्तगाली लोग ही कर चुके हैं। देखिए भारत में जितने भी क्षेत्रीय लेवल पे जो राजा वगैरह होता था ये लोग भी आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे अपने क्षेत्र को बढ़ाने के चक्कर में, साम्राज्यवाद का दौर था। तो फिर ये लड़ेगा तो क्षेत्रीय राजाओं के आपसी मतभेद का फायदा उठाएगा और ये क्या करेगा, उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। किसके क्षेत्र पर, अब ये लोग आपस में लड़ रहा है और इस लड़ने की वजह से क्या होगा, पुर्तगाली जो पेड्रो था वो उनके क्षेत्र पर क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, आगे इसको स्लाइड कीजिए। अब ये देखिए घटना 1502 में फिर क्या करता है। अब पेड्रो देखिए वास्को डी गामा पहले 1498 में आया, उसके बाद फिर कौन आता है, पेड्रो आता है। अब पेड्रो आने के बाद फिर वो जब चला जाएगा तो वास्को डी गामा दोबारा कब आता है, 1502 में आता है, यानी कि वास्को डी गामा पुनः भारत आया। और 1524 में यही देखिएगा आगे चल के वास्को डी गामा को 1524 में क्या हो गया, अरे यार हिल रहा है बहुत सारा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा आप कुछ कर रहे थे क्या सर, यहाँ भी पूरा एकदम लग रहा था भूकंप आ गया है। ठीक है आगे देखते हैं। तो देखिए यही वास्को डी गामा को 1524 में तीसरी बार भारत है। देखिए वास्को डी गामा एक बार नहीं आया, मतलब पहला बार आया 1498 में, दूसरा बार आएगा 1502 में और तीसरा बार कब आएगा, 1524 में जब आएगा तो उसको सीधा क्या बना जाएगा, उसको वायसराय बना दिया जाएगा, मतलब क्या गवर्नर बना देगा। और ये कहाँ का गवर्नर होगा, लगभग जो जिस एरिया जैसे कोचीन का आसपास के एरिया में गवर्नर था, लेकिन ये भाई साहब कोचीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिएगा पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि पुर्तगालियों का वह कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसका मृत्यु भारत में हुआ था, तो कौन होगा, वास्को डी गामा, और वो क्या हो जाता है, कोचीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसा देखते हैं 1502 के बाद की जो घटना है 1503 में फिर क्या होता है, अब ये कोचीन में अपना फैक्ट्री बनाएगा, कौन, पुर्तगाली। तो कोचीन कहाँ पे एरिया, यही केरल का जो एरिया कोचीन, तो कोचीन में फैक्ट्री स्थापित करेगा। और 1505 में क्या होता है,
कन्नूर में भी फैक्ट्री लगाया था। तो देखिए धीरे धीरे अब जो जो पुर्तगाली थे जगह जगह पर फैक्ट्री बनाएगा। ये फैक्ट्री क्या था? तो फैक्ट्री का मतलब ये मत समझिए कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं बन रहा है। दरअसल देखिए क्या होता है, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर जहाज वगैरह बहुत सारे लगे रहते हैं बंदरगाह पे। तो बंदरगाह पर जब आप माल लोड करते हैं तो माल को स्टॉक करने के लिए बंदरगाह के नज़दीक क्या चाहिए? कोठी चाहिए होगा। उस कोठी में जमा करने के मतलब एक बड़ा बड़ा व्यापारिक कोठी समझ लीजिए। ये दरअसल फैक्ट्री नहीं है, दरअसल वो क्या है? कोठी है। और वहीं पर पुर्तगाली लोग रहते भी थे और उसी जगह पे सामान भी इकट्ठा करके रखते थे। तो जस्ट लाइक समझ लीजिए गोदाम बनाया। तो सबसे पहले गोदाम कहाँ बनाया? कोचीन। और दूसरा कहाँ बनाया? कन्नूर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग फिर मिटा के इसको। हाँ शुरू करें सर? स्टार्ट है सर? मतलब स्टार्ट हो गया ना? ठीक। अब देखिए, अब पुर्तगालियों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एकाधिकार किया। देखिए एकाधिकार मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं मोनोपोली। मतलब क्या? कोई भी चीज़ सिर्फ मेरे लिए होगा और किसी और के लिए नहीं होगा। मतलब अब भारत के साथ चाहेगा पुर्तगाली कि मेरे अलावा कोई भी व्यापार ना करे। वैसे पुर्तगाली के अलावा और कौन व्यापार करता था? वही अरब के लोग करेंगे। तो वो चाहता था कि अरब के लोग व्यापार ना करके केवल और केवल कौन करेगा? हम खुद व्यापार करेंगे। और ये क्या करेगा? 1505 में एक नीति बनाएगा, पॉलिसी। क्या नीति बनाएगा? इसके तहत 3 वर्ष के लिए एक गवर्नर को नियुक्त किया गया। अब ये गवर्नर, अब देखिएगा पुर्तगाली लोग भारत में एक गवर्नर का पोस्ट बना के भेजेगा। तो देखिए सबसे पहले गवर्नर किसको बनाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये है पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर। तो देखिए सबसे पहला गवर्नर जो है कौन बनता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनता है। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1505 से लेकर के 1509 तक, यानी कि 4 साल तक ये गवर्नर के पद पे रहेगा। और सर इसको स्लाइड कीजिएगा ऊपर। हाँ बस, अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, एकदम याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब ये कौन सी, देखिए इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहले मेन टारगेट क्या है पहले वो समझ लीजिए कि भारत में तो आ चुके हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुनिश्चित करना। मतलब कि इसका ये क्यों चाहते थे ऐसा? वो चाहते थे जो एरिया दक्षिण पूर्वी जो एरिया था उस पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया, सॉरी एरिया नहीं बल्कि एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब जैसे भारत का, तो भारत का इस क्षेत्र से लेकर के इस पूरा एरिया, खासकर ये पूरा एरिया मान लीजिए दक्षिण पूर्वी, ये पूरा एशिया पर ही कैप्चर करना है, पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया है। ठीक है, तो व्यापार ये अकेला करना चाहते थे। उसके लिए क्या अपनाएगा? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको बोलते हैं शांत जल की नीति। अब ये क्या है भाई? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? सीधी सी बात है कि ये अपने नेवी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। मतलब पूरा जहाज के जो आसपास का जो क्षेत्र है, पानी का जो क्षेत्र है, देखो अरब के व्यापारी व्यापार करने में तो अच्छे थे, लेकिन अच्छे अच्छे उनके पास नाव नहीं थे, जहाज नहीं थे उतने अच्छे अच्छे, और ना ही उनके पास कोई ऐसा सिपाही था जो पानी में अच्छे से लड़ाई कर पाए। तो नेवी के मामले में निश्चित रूप से यूरोपियों का बहुत अच्छा था। और यही एक वजह रहेगा कि आगे चल के देखिएगा कि अरब के लोग कमज़ोर साबित होंगे किनके सामने? पुर्तगालियों के सामने। अब इसको स्लाइड करके आगे बताते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। अब ये दरअसल क्या है, देखिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है कि जो आसपास का जो एरिया था, ये पूरा जो हिंद महासागर का एरिया है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इस सभी जगह पर अपना जहाजी बेड़ा को मजबूत बनाया। और इसी को कहते हैं शांत जल की नीति। और इसके माध्यम से वो व्यापार पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। अब देखिए अल्मीरा ने भारत में पुर्तगाली राज स्थापित करने का प्रयत्न किया। मतलब वो चाहता था कि भारत में भी हमारा अपना बस्ती हो। अब इसके लिए वो क्या करेगा? आगे चल के देखिएगा कि यही जो अल्मीरा है वो अपने लोगों को कहता है कि आप भारत के लोगों से शादी वादी करो और इससे क्या होगा? आपके सांस्कृतिक रिश्ते अच्छे होंगे। वो तो आगे की चीज़ है। ये देखिए क्या करता है, 1505 में ये क्या नाम इसका? अंजाडिबा, कन्नूर और किलवा, इस क्षेत्र पे वो क्या करता है? दुर्ग बनाता है। दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला। अब वो अपने एरिया को कवर करने का कोशिश करेगा, सुरक्षित करने का कोशिश करेगा, है ना। तो कहाँ कहाँ पे बनाता है? अंजाडिबा, कन्नूर और किलवा में ये दुर्ग स्थापित करता है। और उसके बाद देखिए 1505 में ऐसा किया, दुर्ग बनाया। फिर 1509 में देखिए क्या किया? गुजरात और तुर्की और मिस्र, इनके साथ संयुक्त बेड़े को पराजित किया। मतलब क्या? मतलब कि गुजरात का भी जो भारत का जो अपना राजा होगा, तुर्की का भी कुछ लोग थे और मिस्र के, इन सभी को ये पराजित करता है। मतलब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अल्मीरा का
जो ब्लू वाटर पॉलिसी था वो कितना स्ट्रांग था। इनका नेवी बहुत मजबूत था, मतलब कि आप जमीन पर इससे जीत सकते हो। मतलब कह लो कि पुर्तगालियों के रूप में ये मगरमच्छ थे, मगरमच्छ कि पानी में आप इनको हरा नहीं सकते हो। तो इनको हराने के लिए आप जमीन पर हरा पाओगे लेकिन पानी में नहीं हरा पाओगे। देख लीजिए संयुक्त बेड़े को हरा, बेड़ा मतलब क्या था, वही जहाज का जो जत्था था पूरा। अब इस विजय के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया। निश्चित रूप से हिंद महासागर में इनका सबसे ज्यादा ताकतवर होना वाजिब था, क्योंकि इनके जो जहाजी बेड़े थे बहुत ही मजबूत थे, इनकी जो जहाज का जो क्वालिटी था वो काफी अच्छा था। अब देखिए हिंद महासागर का नाम बदल दिया, ये कितना बड़ा बात है, आपको भी अंदाजा नहीं है कि उस समय हिंद महासागर का नाम ही बदल दिया। क्या रख दिया इसका नाम रख दिया पुर्तगाली सागर। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मतलब कि यूरोपियों में से किन्होंने हिंद महासागर का नाम पुर्तगाली सागर रख दिया। तो वैसे भी इजी है कि पुर्तगाली रखा था, लेकिन ये पुर्तगाली सागर जो नाम रखा गया था वो किन के टाइम में चल रहा था, अभी अल्मीरा का चल रहा था। तो अल्मीरा इतना ज़्यादा, देख लीजिए कितना पावरफुल है। अब आगे देखते हैं, अब इनका टाइम निकल गया, अल्मीरा का टाइम चला गया। अब देखते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये अल्बुकर्क का टाइम कब से कब तक है, 1509 से लेकर के 1515 तक का। अब देखिए इनका टाइम है, थोड़ा सा इसको स्लाइड कीजिएगा सर आगे। अल्बुकर्क देखिए सबसे पहला गवर्नर कौन था सबसे पहला जो गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। दूसरा गवर्नर कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रखिएगा, पहला कौन है अल्मीरा, दूसरा कौन है अल्बुकर्क। पहला कौन है अल्मीरा, दूसरा कौन है अल्बुकर्क। इनका टाइम चलता है 1509 से लेकर के 1515 तक। और ये द्वितीय गवर्नर बनने से पहले ये 1503 में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया। देखिए ये गवर्नर तो बाद में बना, तो भारत तो ये पहले ही आ चुका था। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार आया और इसको गवर्नर बना दिया, ऐसा नहीं था। भारत में ये आकर रह चुका था, इसके पास एक्सपीरियंस था भारत में काम करने का, ये पहली बार नहीं आया था। अब ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किन्हें पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, तो क्या नाम देंगे, अल्बुकर्क। क्यों भाई, ये देखिएगा कि अब ये भारत में बस्ती बनाएगा, छोटे छोटे बस्ती बनाएगा, यहाँ के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। वो चाहता था कि यहाँ पर लोग अपना अस्थायी बस्ती बना लें और ताकि हम व्यापार में आगे बढ़ें। तो इसको क्यों कहते हैं वास्तविक संस्थापक, आगे देखते हैं। फिर देखिए क्या करता है, इन्हीं के समय, किन के टाइम में, अल्बुकर्क के टाइम में, इन्हीं के समय 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। तो सबसे पहला दुर्ग कहाँ बन रहा है, कोचीन में। दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला। जो आपका एरिया है उसके चारों तरफ आप किलाबंदी कर दो, सिक्योर कर दो। मतलब अब किला बनने से फायदा ये होगा कि आपका कोई अनाज वगैरह लेके नहीं भागेगा, सिक्योर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उस समय अनाज वगैरह की चोरी भी बहुत होता था। अब ये देखिए स्लाइड की जगह थोड़ा सा आगे, जब ये 1509 में गवर्नर, 1509 में तो ये भाई साहब गवर्नर बन गए। अब 1510 में इनका ध्यान पड़ा, क्या इन्होंने क्या किया, गोवा को छीन लिया। इनका ध्यान किस पर पड़ा, गोवा पे पड़ा। तो जाके क्या किए, गोवा को निपटा दिया। देखिए गोवा पे पुर्तगाली बहुत पहले से, ये अल्बुकर्क के समय में अल्बुकर्क ने गोवा को हथियाया और ये गोवा देखिएगा आज़ादी के बाद तक जो है पुर्तगालियों के कैप्चर में रहा था। तो ये देखिए, तो गोवा पर सबसे पहली बार कैप्चर कौन किया, ये भी पूछा जाता है। तो क्या नाम दे देंगे, अल्बुकर्क। ठीक है, तो गोवा छीन लिया, जबकि ये गोवा पर पहले बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही सुल्तान का अधीन था। पहले गोवा किसके कैप्चर में था, यूसुफ आदिल शाही। मतलब ये गोवा जो था ना बीजापुर के एरिया में आता था। अब देखिए क्या होता है, इस तरफ पश्चिमी समुद्री तट पर इनका प्रमुख बढ़ने लगा, मतलब प्रभुत्व बढ़ने लगा। अब देखिएगा लगभग जैसे कोचीन, गोवा, तो मतलब देख रहे हैं आप पूरा का पूरा पश्चिमी तट पर धीरे धीरे पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब देखिए फिर क्या करेगा 1511 में, 1510 में गोवा को छीना, अब 1511 में मलक्का पर भी नियंत्रण कर लिया। देख भाई व्यापार में एकदम की कह सकते हैं दे दनादन, हर बॉल पे चौका छक्का चल रहा था। गोवा छीना, गोवा पे जब गोवा पे कैप्चर किया, फिर मलक्का पर भी नियंत्रण किया, और मलक्का पर जब नियंत्रण कर लिया उसके बाद ये 1515 में हॉर्मुज बंदरगाह जो कि फारस की खाड़ी में पड़ता था उसको भी नियंत्रण कर लेता। एक साथ आप देख रहे हैं गोवा, मलक्का, हॉर्मुज बंदरगाह सभी पर ये कैप्चर कर लेता है। ठीक है सर, आगे बढ़ाइए इसको। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, देखिए देखिए हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ये जो अल्बुकर्क का एक ही इच्छा था कि भारत में अस्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने की इच्छा था। क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भारतीय महिला से आप विवाह करो
और इस मतलब भारतीय महिला से विवाह के लिए अपने लोगों को ये प्रोत्साहित करता है कि अगर आप यहाँ की महिला से विवाह करते हो तो उसके जो बच्चे होंगे वो तो भारतीय कहलाएगा ना। और इस तरह से देखिए आप, अब सीधी सी बात है कि पुर्तगाली लोग यहाँ के लिए क्या बन जाते हैं, दामाद। तो दामाद को तो वैसे भी कोई मारपीट के भगाता नहीं, उसको तो बसाना पड़ता। उनका चाल था कि केवल व्यापार बढ़ाना है और कुछ नहीं था। अब देखिए क्या